बिम्स्टेक नाम तो आपने सुना ही होगा। आज इसके बारे में आप विस्तार से जानने भी वाले हैं। मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन-डेप्थ प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने यह नाम दिखाई दे रहा है बिम्स्टेक और उसका लोगो भी दिखाई दे रहा है। अभी अच्छे से उसको देखेंगे। आपके सामने कुछ देशों के झंडे, कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 देश हैं, उनके झंडे हैं। इसका मतलब कि 7 देशों का एक समूह है जो एक संगठन के रूप में सामने आया है जिसका नाम है बिम्स्टेक। तो क्या है इसकी कहानी, क्यों यह जरूरी है, क्यों इस पर चर्चा हम आज कर रहे हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे। इस खबर के माध्यम से हम शुरू करते हैं। एस जयशंकर अटेंड्स बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, व्हाट इज द ग्रुपिंग। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वह बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं और यह जो बैठक है पहली बार हो रही है, यानी कि विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हो रही है बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक संगठन की यह मीट है, यह बात हमें समझना होगा। इस वजह से यह चर्चा में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्यों है यह तो आप समझ गए हैं, लेकिन क्या है अभी इसे हमें विस्तार से जानना है कि आखिर इसके लक्ष्य क्या हैं, किस प्रकार से इससे हमें लाभ मिल सकते हैं, अन्य देशों को भी कुछ उम्मीदें हैं तो वो क्या हैं और कुछ चुनौतियां हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है। सार्क अपने आप में एक संगठन है दक्षिण एशिया के देशों का, तो क्या वह उसकी जगह ले सकता है या नहीं ले सकता है। उसके बाद आगे की राह देखते हुए एक प्रश्न हम देखेंगे और यह बिम्स्टेक का लोगो है जो चार्टर अभी जारी किया गया था उस दौरान यह दिखाया गया। पिछले साल चार्टर जारी किया गया था 2022 में, जब 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था बिम्स्टेक का कोलंबो श्रीलंका में। तो देखिए 17 जुलाई को बैंकॉक थाईलैंड में क्या होता है, विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन होता है और भारत से कौन गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर। और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय चुनौतियों के क्षेत्रों पर चर्चा की गई इस बैठक में। ऐसा हमारे जो देश के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई, इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर यह जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना कब की गई, इसका नाम किस तरह से आगे हमें देखने को पता चलेगा कि बना। शुरू से यह नाम नहीं था इसका। जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई और शुरू में देश उतने 7 नहीं थे जितने अभी हम दिखाई देते हैं, 7। सचिवालय इसका क्या बना? ढाका। ढाका कहां पे है? बांग्लादेश में। शुरू में इसका नाम था BISTEC। बी का मतलब बांग्लादेश, आई का मतलब इंडिया, एस का मतलब श्रीलंका और टी का मतलब थाईलैंड। और ई और सी का मतलब क्या था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद 1997 में दिसंबर के महीने में ही म्यांमार इससे जुड़ गया। आप यह नक्शे में देख सकते हैं, यह म्यांमार जुड़ गया और थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका अब इतने सदस्य हो चुके थे कि 2004 आता है और 2004 में 2 और देश जुड़ते हैं, एक तो भूटान और दूसरा नेपाल। तो इस तरह से कितने देश हो गए आपके सामने? 7 देश हो गए। अब इसी के बाद ही इसका नाम बदल गया। नाम क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अब यह जो है अपने आप में 2 मुख्य चीजों पर देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक तो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात यहां पे की गई है, ठीक है। अब यहां पे बात आता है कि क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, बहुत सारे पक्षों पर यह एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सार्क की मैंने बात की थी शुरुआत में, वह दक्षिण एशिया के देशों का संगठन था, लेकिन यह जो है एक तरफ दक्षिण एशिया और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में एक संपर्क का काम भी कर रहा है। किस तरह से? तो आप देखें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तो दक्षिण एशिया की तरफ आते हैं, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड 2 देश इसमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अपने आप में यह अंतर क्षेत्रीय संगठन के रूप में दिखाई देता है। अब यह जो है मुख्य रूप से ऐसे देशों का संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती देश हैं या तो उसके आसपास के देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनको हम देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि यह इतना महत्वपूर्ण है क्यों। तो देखिए दुनिया भर के कुल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में होता है, इसी क्षेत्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि अच्छा खासा लगभग 1/4। अब आप देखें तो जितने भी देश इसके सदस्य हैं उनका सकल घरेलू उत्पाद हाल के समय में 3.8 ट्रिलियन का रहा। दुनिया की 22% आबादी इस क्षेत्र में इन 7 देशों में मौजूद है। 22% का मतलब हो गया 100 का 5वें हिस्से से भी ज्यादा। अब देखिए
यहां पर आपको मैंने जो सार्क की बात की थी, सार्क में दक्षिण एशिया के देश थे और एक तरफ आसियान भी है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के देश के संगठन है और किस तरह से बिम्स्टेक जो है एक ब्रिज का काम कर रहा है उसके देश। तो सार्क में ये देश तो हमें दिखाई देते हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। उसके अलावा देखें तो यहाँ मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहां पर आसियान में थाईलैंड, म्यांमार जो 2 देश थे दक्षिण पूर्व के, उसके अलावा फिलीपीन, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो आप देखें तो यहां पर यह म्यांमार और थाईलैंड इस तरफ से, और सार्क देशों में से ये 5 देश मिला के ये बिम्स्टेक ब्रिज का कार्य कर रहे हैं, अंतर क्षेत्रीय संगठन के रूप में अपनी उपस्थिति दुनिया में जाहिर कर रहे हैं। तो अब यहां पर उद्देश्य को भी देख लेते हैं। उद्देश्य की बात करें तो तीव्र आर्थिक विकास हेतु एक वातावरण तैयार हो इन देशों के बीच में, यह एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद सहयोग और समानता की भावना, ऐसा नहीं कि कोई देश बड़ा है और कोई छोटा है तो उस पर दबाव बनाएगा। यहाँ पर एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखा जाएगा, एक दूसरे की अखंडता का ख्याल रखा जाएगा, स्वतंत्रता का ख्याल पूरी तरह से रखा जाएगा। सदस्य राष्ट्रों की साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता। पारस्परिक सहायता मतलब कि एक दूसरे को हर कोई सहयोग देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सहयोग देगा, दूसरा सहयोग लेगा। उसके बाद देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सारे क्षेत्रों में पूरा से पूरा सहयोग जितना भी कर सकता है कोई देश वो करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके लिए एक मास्टर प्लान तो होना ही चाहिए। अब देखिए बात करें बिम्स्टेक के सिद्धांतों की, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, समान संप्रभुता, जितनी संप्रभुता भारत की है उतनी ही बांग्लादेश की है। वह अपने देश में जो चाहे निर्णय ले, वह उसकी इच्छा है बांग्लादेश की, और भारत अपने देश में जो चाहे निर्णय ले, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अखंडता की ध्यान रखना पड़ेगा कि हर देश की अखंडता को हर देश बनाए रखेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि भारत नेपाल की अखंडता से कोई समझौता होने देगा। भारत नेपाल की अखंडता को बना के रखेगा, मान के रखेगा। इसी तरह से सारे देश एक दूसरे के लिए इसी भावना के साथ जुड़े रहेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगी, कोई दबाव नहीं होगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा इन देशों के माध्यम से एक दूसरे के बीच में, और यह शांति के साथ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जैसे सार्क में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान आपस में ही उलझे हुए थे, ऐसी स्थिति यहां पर ना देखने को मिले, इस बात का भारत विशेष रूप से ध्यान रख रहा है, क्योंकि जो समस्या थी सार्क में वह पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। एक दूसरे पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पाकिस्तान की तरफ से ही ऐसा हुआ। पारस्परिक लाभ भी, यानी कि ऐसा नहीं कि एक को ही लाभ हो दूसरे को लाभ ना हो, सबको लाभ हो, यह विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी भी तरीके से, चाहे वह द्विपक्षीय हो, क्षेत्रीय हो, बहुपक्षीय हो, अन्य जितने भी विकल्प हैं उनके माध्यम से सारे देश अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए यह एक विकल्प देता है। अब बिम्स्टेक के स्तंभ की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर देश को कुछ प्रमुख कार्य सौंप दिए गए हैं कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है, बाकी सारे देशों के लिए भी सोचते हुए आपको अपना काम जारी करना है। तो बांग्लादेश को मिला व्यापार, निवेश और विकास, भूटान को मिला पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, भारत को क्या मिला, देखिए अपने आप में बहुत जरूरी है, हमें यह तो पता होना ही चाहिए कि भारत को क्या मिला। तो भारत ने जिम्मेदारी ली सुरक्षा की, इसके उपक्षेत्र क्या है, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, और ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा की भी यहां पर बात आ रही है। तो ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला और आपदा प्रबंधन, इन मुद्दों पर कौन कार्य करेगा, भारत करेगा। म्यांमार का देखें तो कृषि एवं खाद्य सुरक्षा उपक्षेत्र है, कृषि, मत्स्य और पशुपालन। नेपाल का देखें तो पीपल टू पीपल संपर्क, लोगों से लोगों के बीच में संपर्क बेहतर हो सके, संस्कृति, पर्यटन। श्रीलंका की बात करें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के क्षेत्र में वह सहयोग करेगा, सारे देशों के लिए सोच के वह कार्य आगे करेगा, पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेगा। और थाईलैंड को मिला है जिम्मेदारी कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी के लिए वह क्या सोच सकता है, क्या उसके पास प्लान है, क्या कार्य योजना है, वह काम रहेगा थाईलैंड का। तो इसी तरह से सबके काम बटे हुए देखा जाए तो बहुत सारा काम है, और शायद यही एक बहुत बड़ा दबाव इस संगठन के सामने हमेशा से रहा है कि इसके पास काम बहुत सारा है। अब चलिए आगे देखते हैं भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। तो देखिए भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो भी सदस्य देश हैं वो लगभग भारत के पड़ोसी देश ही हैं, और भारत के पास नेबरहुड फर्स्ट वाली जो एक पॉलिसी है उसको देखना होगा कि देश की सीमा के जो नजदीकी क्षेत्र हैं
उनसे बेहतर संबंध भारत बनाना चाहता है। एक जो एक्ट ईस्ट की नीति है उसको भी समझना होगा कि भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली नीति है और भारत इस संगठन के माध्यम से यह कार्य बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगा। इसके अलावा आप देखें, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास जो है वह संभव हो पाएगा यहाँ के जितने भी आसपास के सदस्य राष्ट्र हैं, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, वो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जुड़ पाएंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद देखें तो जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, जहां पे चीन का बेल्ट एंड एवं रोड इनिशिएटिव जिसको जारी किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से संतुलित कर पाएगा भारत। क्योंकि आपको पता होगा चीन का बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव क्या है कि चीन को अफ्रीका एवं यूरोप से जोड़ने के लिए एक नेटवर्क चीन तैयार कर रहा है, जो कि समुद्र और स्थल दोनों मार्गों से होते हुए जा रहा है। तो इस इनिशिएटिव में भारत को भी मुकाबला करना होगा, तो उसके लिए भारत के पास एक अवसर आएगा इस संगठन के माध्यम से। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे बताया, सार्क जो है, सार्क में समस्या आ रही थी, उसकी बैठकें नहीं हो पा रही काफी सालों से। तो उसके पीछे जिम्मेदार देश जो माना जाता है, जो बाकी सदस्य देश भी मानते हैं कि पाकिस्तान ही उसमें जिम्मेदार देश है, उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, शांतिपूर्ण तरीके से अस्तित्व बनाए रखने का विचार उसने नहीं किया। अगर ऐसा करता तो सार्क की बैठकें भी होती रहती और उसका महत्व बना रहता। तो वह जो बैठकें नहीं हो पाई, इस वजह से पड़ोसी देशों से भारत जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन बिम्स्टेक की वजह से भारत जुड़ पा रहा है, संबंध बना पा रहा है और बेहतर कर पा रहा है, और भारत के विकास के लिए जरूरी भी है। अब बात आती है अपेक्षाओं की। तो हमने भारत की अपेक्षाएं तो देख ली, अन्य देशों की भी कुछ अपेक्षाएं हैं। जैसे श्रीलंका की बात करें तो वह दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने और व्यापक भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक उप महाद्वीप के केंद्र के रूप में काम करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो वह दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ना भी चाहता है, दूसरा देखें तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर उसकी मौजूदगी अच्छी खासी है कि कोई भी उससे संपर्क किए बिना अपने आप को और बेहतर नहीं कर सकता है, जिसमें श्रीलंका अपने आप को बेहतर स्थिति में पाता है अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से। उसके बाद देखें, बांग्लादेश खुद को एक छोटे से देश से बेहतर बनाना चाहता है, यह अपनी उपस्थिति को और बड़ा दिखाने के लिए इस संगठन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसका एक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों के देश हैं या उसके आसपास के हैं, तो बांग्लादेश की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। नेपाल और भूटान का लक्ष्य अलग है। इनका लक्ष्य ये है कि हम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जुड़ सकेंगे, क्योंकि यह जो देश हैं यह समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ऐसे देश जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, बंगाल की खाड़ी के देश, हम उसके संगठन का हिस्सा बनते हैं, तो जो भी मास्टर प्लान बनेगा, जो भी कार्य योजना बनेगी, उसमें उनके लिए भी सोचा जाएगा, उनका भी बेहतर हो सकेगा। इसी तरह से म्यांमार और थाईलैंड के देखें तो अब भारत तक, मुख्य रूप से भारत की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, वहां तक भारत तक उनकी पहुंच उपभोक्ता बाजार तक हो सकेगी, म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की। तो अब बात की जाए बिम्स्टेक के समक्ष चुनौतियां क्या है। अगर बिम्स्टेक में इतनी ही अपेक्षाएं हमने लगा ली हैं और सच में उसमें क्षमता दिखती है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है कि निरंतरता के साथ बैठकें नहीं हो रही हैं। शिखर सम्मेलन की बात करें तो अब तक कितनी हुई है, टोटल 5, पिछले साल वाली मिला दें तो 5 हुई है। इस 5वीं वाली में ही चार्टर जारी किया गया था। आप सामान्य रूप से देखें तो चार्टर तुरंत जारी हो जाता है, 1-2 साल में हो ही जाता है। कोई भी संगठन बनता है 1-2 साल में वो अपना चार्टर जारी कर देते हैं, लेकिन 25 साल लग गए बिम्स्टेक को। तो चार्टर जारी होने से होता क्या है कि वह जो संगठन है ऑफिशियली उसकी एक पहचान मजबूत होती है, सबके सामने आती है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है दुनिया भर के देशों में, संगठनों में, उनको बुलाया भी जाता है अन्य संगठनों की बैठकों में। तो अब आप यहाँ पे देखें तो एक तो इनका बैठक जो है बहुत कम हो रहा है, 25 साल में 5, यानी कि 5 साल में एक बार हुआ, औसत लगाएं तो। सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा, जो सदस्य राष्ट्र हैं तभी बिम्स्टेक के लिए इंटरेस्टेड होते हैं जब कहीं और उनका कोई काम उतना बेहतर तरीके से निकल नहीं रही होता और वो एक उम्मीद लगा के यहाँ पे आते हैं। तो सिर्फ उम्मीद लगा के जरूरत पड़ने पर भी अगर आएंगे तो फिर मुश्किल है। हमें धैर्य के साथ सम्मेलन, लगातार शिखर सम्मेलन करते रहना होगा, जुड़े रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, तभी उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। विस्तृत कार्य क्षेत्र, जो मैंने आपसे बात कही कि कार्य बहुत सारे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, हर एक छोटे छोटे देश को भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं इसमें। इस वजह से वह उतनी इफिशियंसी के साथ, उतनी दक्षता के साथ कार्य नहीं कर सकते, उन पर वह दबाव है। इसी वजह से शायद वो अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते भी हैं, तो उसको थोड़ा आसान बनाना होगा। सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं,
अभी हमने जैसे भारत पाकिस्तान का देखा था सार्क के मामले में, यहाँ पर भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, रोहिंग्या वाला मसला हो, चाहे उसके अलावा म्यांमार थाईलैंड के आपसी विवाद हो, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, उसे भी बेहतर करना अभी होगा। मुक्त व्यापार समझौते की अगर हम बात करें, यह सोचा गया था कि 2004 तक में इस पर चर्चा शुरू हुई थी और यह हुआ था कि जल्दी से जल्दी इन सारे देशों के बीच में मुक्त व्यापार होने लगेगा। अब मुक्त व्यापार समझौते से क्या तात्पर्य है? इसके होने से होता यह है कि जो देश यह समझौता कर लेते हैं आपस में, वह एक दूसरे देश में व्यापार आसानी से कर सकते हैं। जो आयात और निर्यात शुल्क होता है वह या तो कम हो जाता है उनके बीच में, या तो लगभग शून्य के बराबर पहुंच जाता है, तो व्यापार करना आसान हो जाता है। तो अपने आप में बेहतर होता अगर इनके बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो जाता, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है और उम्मीद है कि आगे शायद हो भी जाए। एक सवाल आता है, क्या बिम्स्टेक सार्क का एक विकल्प है? क्योंकि हम बार बार यही देख रहे हैं, सार्क सामने आ ही जाता है क्योंकि सदस्य देश जो हैं बहुत सारे कॉमन है। तो देखिए 2016 में उरी हमला हुआ था और उरी हमला पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था भारतीय सेना पर। कई सैनिक जवान मारे गए थे, हालांकि जो हमला करने वाले थे वे भी मारे गए। लेकिन इस उरी हमले के बाद क्या हुआ, भारत ने बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया और सार्क के जितने भी सदस्य देश थे उसमें से ज्यादातर देश, अगली समिट उसी दौरान होने वाली थी कुछ समय बाद पाकिस्तान में सार्क की, और उस समिट में शामिल होने से भारत के बाद बहुत सारे देशों ने भी इंकार कर दिया, भारत का सपोर्ट किया। और इस समिट के बहिष्कार होने के बाद यह जो समिट है अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। हालांकि यह बात आपको याद रखना होगा, स्थगित हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि यह जो संगठन है वह रद्द हो गया है। संगठन रद्द नहीं हुआ है, बैठक रद्द नहीं हुई है, आगे कभी भी हो सकती है। अब चूंकि यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सार्क का हिस्सा हैं और भारत के पड़ोसी हैं, और हर पड़ोसी के देश के साथ में बेहतर संबंध रखने जरूरी है। तो सार्क का अपना महत्व अभी भी बना हुआ है, भले वह बैठक अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि बैठक होंगी, संबंध बेहतर होंगे। पड़ोसी देश, जब तक आपका पड़ोसी शांति से नहीं रहेगा तब तक आप भी शांति से रह नहीं पाएंगे, तो हमें हर जगह शांति की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब देखिए आगे की बात की जाए बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की उपस्थिति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिम्स्टेक जो है वह अंतर क्षेत्रीय संगठन है और अपने आप में पूरी तरह से क्षेत्रीय संगठन है सार्क। यहाँ पे दक्षिण एशिया के भी देश हैं बिम्स्टेक में और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी हमें दिखाई देते हैं। तो इसका महत्व अलग किस्म का है और सार्क का एक अलग किस्म का महत्व अभी भी बना हुआ है, दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते हैं, यही सोचना ठीक रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और एक प्रश्न देखते हैं, बिम्स्टेक का सचिवालय कहां पर है? नई दिल्ली, ढाका, बैंकॉक और कोलंबो? आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।